तो ये टॉपिक था जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था अपना ड्यूरल वेनस साइनसेस के बारे में। ड्यूरल वेनस साइनसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लो यील्ड टॉपिक है। इसके मैंने अ, ना होने के बराबर सवाल देखे हैं। तो बस इसको हम उसी मुताबिक फिर डील करेंगे। ड्यूरल वेनस साइनसेस एक्चुअली वीनस सिस्टम है क्रेनियम के अंदर। ठीक है, इसके दो फंक्शंस हैं। एक तो सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ब्रेन का वो ड्रेन करे, और सिर्फ ब्रेन का नहीं बल्कि आपके क्रेनियम के जितने स्ट्रक्चर्स हैं आईज से भी इवन, तो वहां से ये ड्रेन करे, मेनिंजेस से ड्रेन करे। और दूसरा इसका फंक्शन है सीएसएफ की जो सर्कुलेशन है, मैंने आपको समझाई थी जो वेंट्रिकल सिस्टम जब हम पढ़े थे। तो मैंने आपको बताया था कि सीएसएफ लेटरल वेंट्रिकल से बन के थर्ड वेंट्रिकल में आता है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल से होके सबरेकनॉइड स्पेस में चला जाता है, और फिर सबरेकनॉइड स्पेस से इन साइनसेस के अंदर जाता है थ्रू एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशंस। तो वही बात ये इसने की हुई है यहाँ पे कि ड्रेन ब्लड फ्रॉम सेरिब्रल वेन्स। एक तो ये काम इसने किया, दूसरा रिसीव सीएसएफ फ्रॉम एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशंस। ठीक है, और ये सारा सिस्टम इट एम्प्टीज इनटू द जगुलर इंटरनल जगुलर वेन। अब शुरू पहली लाइन में इसने बात है की हुई है, वो थोड़ी सी समझना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन साइनसेस एंड द ड्यूरा मेनिंजियल लेयर्स। तो बता रहा था दीज रन large venous channels that run through the periosteal and meningeal layers of dura। ठीक है, तो ये अब समझते हैं कि ये क्या रिलेशनशिप है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द बोन, दिस इज द बोन, ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और दिस जो बोन की सरफेस होती है, सरफेस लेयर इज द पेरियोस्टियम। ठीक है, तो दिस वुड बी द पेरियोस्टियम। और अब मैं ड्रॉ करने लगा हूँ ड्यूरा, ड्यूरा मैटर। तो ग्रीन कलर से ड्रॉ करते हैं। तो ये होगी उसकी पेरियोस्टियल लेयर जो पेरियोस्टियम के साथ है, और बीच में स्पेस है। और एक्चुअली ये वो स्पेस है जिसके अंदर ये साइनसेस, जिसके अंदर ये साइनसेस होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से इनकी होती है रिलेशनशिप। एंड आपको पता है ड्यूरामेट्रिक के बिल्कुल नीचे इज द एरेक्नॉइड मैटर। तो एरेक्नॉइड मैटर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे यूजिंग दिस। यस, दिस वुड बी योर एरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, एंड ऑल ऑफ अस रिमेंबर दैट एरेक्नॉइड मैटर के भी नीचे इज द सब एरेक्नॉइड स्पेस एंड देन पिया मैटर। और हमने देखा था कि दिस एरेक्नॉइड मैटर इज अ वेब लाइक स्पेस। तो उसमें ऐसे ये वेब्स बने हुए हैं। और इस स्पेस के अंदर वी हैव गॉट सी एस एफ, ये वो सी एस एफ है। अब एरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस कैसे बनी होती हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये प्रोट्रूजन होती हैं, बल्ब्स बने होते हैं ऐसे। तो सी एस एफ क्या करते हैं, सी एस एफ यहाँ से एंटर्स एरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस एंड देन एंटर्स द वीनस साइनसेस। ठीक है, ये जो ग्रेनुलेशंस हैं ये ब्लॉक भी हो सकती हैं, दिस कैन गेट ब्लॉक्ड। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, फिर उसे हाइड्रोसेफलस हो जाता है तो हम हाइड्रोसेफलस में पढ़ेंगे। तो ये एक रिलेशनशिप है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, देन हम इस सिस्टम को देखते हैं कि ये कौन कौन सी वेन्स हैं। तो मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, I'd like to share। Just give me a moment please।
ये वीनस साइनसिस की ही पिक्चर है, बट फ्रॉम अ डिफरेंट व्यू। ये नेटर्स की पिक्चर है, तो आई लाइक टू शेयर दिस विद यू। मैं बाकी भी शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड। ये रही। तो ये आप देख सकते हैं। These are actually your venous sinuses. सेकेंड प्रॉब्लम हो रही है इसको खोलने में। लेट मी ट्राई दिस अगेन। हम्म। ये हाँ, अब ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, आपको कुछ यहाँ पे वाइट कलर का नजर आ रहा है। दिस सब्सटेंस, दिस इज एक्चुअली ड्यूरामेटर ही है ये, लेकिन these are extensions of dura matter into the different sulci, और मेन जो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द ब्रेन, दिस द ब्रेन, और नीचे you've got your cerebellum like this. Yeah, तो and we said that this all of this space is surrounded by the dura matter. Okay, now there are places where dura matter sinks in ऐसे। तो ये इट फॉर्म्स अ लेयर, ये एक चादर बना देता है बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। इसी तरह से इट आल्सो फॉर्म्स a layer between the cerebellum and the cerebral hemispheres। तो ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली एक्सटेंशन, ये यही है। दिस इज द सैजिटल व्यू। तो इसको हम कहते हैं फैलक्स सेरिब्राई, फैलक्स सेरिब्राई। इसी तरह से जो ये वाली एक्सटेंशन नजर आ रही है आपको सेरिबेलम के ऊपर, तो इट इज एक्चुअली अ टेंट फॉर द सेरिबेलम, इसलिए हम इसको कहते हैं टेंटोरियम सेरिबेल्लाई। ठीक है, तो ये बस आपको दिखाना था। तो आप देख सकते हैं दिस पिक्चर कि जो फैलक सेरिब्रा है उसके अंदर आपकी कुछ वीनस साइनसेस ट्रैवल कर रहे हैं। तो दिस वन ओवर हियर इज द सुपीरियर सजिटल साइनस। इसी तरह से दिस इज द इंफीरियर सजिटल साइनस। ओके, and inferior sagittal sinus is meeting the straight sinus। and again ये बहुत हाई yield चीजें नहीं है, और चूंकि फर्स्ट एड में है इसलिए वी गोइंग थ्रू दीज। देन दे मीट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस। ठीक है, यहाँ से तो एंड यू आल्सो गॉट योर ग्रेट सेरिब्रल वेन जो यहाँ से इसको एंटर करी है। तो इस व्यू में तो हमें ये ही ज्यादा नजर आ रही हैं। फिर हम दूसरा व्यू निकालते हैं, दिस वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वही द ग्रेट सेरिब्रल वेन, द स्ट्रेट साइनस, द inferior sagittal एंड द superior sagittal, ये सारे यहाँ पे अ, यहाँ कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस पे देयर इकट्ठे हो रहे हैं। बाकी आई वांट टू शो यू दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द कैवर्नस साइनस। ठीक है,
कैवर्नस साइनस, ये जो सार आपके, दिस इज सैला टर्सिका एक्चुअली, दिस द पिट्यूटरी सेट्स, ठीक है। तो पिट्यूटरी के इर्द गिर्द इज दिस सिस्टम ऑफ कैवर्नस साइनस। आगे हम डिजीज पढ़ेंगे अबाउट कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, तो इसलिए जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। इसी तरह से योर ऑफ्थैल्मिक वेन्स आर आल्सो एम्पटिंग इनटू दिस साइनस, और फिर ये कैवर्नस साइनस इज एम्पटिंग इनटू द sigmoid sinus through superior petrosal and inferior petrosal sinus। तो superior petrosal से और inferior petrosal से they are emptying into the sigmoid sinus। तो this is your sigmoid, it's S shaped, इसलिए इसको sigmoid कहते हैं। and jugular foramen से जैसे ही ये बाहर निकलेगा, it will be called the jugular vein, the internal jugular vein। तो this is all you need to know about the sinuses। इसी तरह से यहाँ पे you can identify them। This is the superior sagittal sinus, the inferior sagittal, the great cerebral vein, straight sinus, this is the confluence। और हाँ, नीचे से भी एक साइनस आ रहा है, ऑक्सीपिटल साइनस। देन जस्ट जो थोड़ा सा स्ट्रेट पार्ट है वो ट्रांसफर साइनस है, which becomes the sigmoid sinus, and then as it leaves the jugular foramen it becomes the internal jugular vein। अब यहाँ पे एक टर्म दी हुई है वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। इस वीनस सिस्टम के अंदर कहीं भी थ्रोम्बोसिस हो जाए तो इट विल ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो। तो जो प्रोक्सिमल हिस्सा होगा वेन का, इट विल बिकम डायलेटेड, फूल जाएगा वो, ठीक है। एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। तो यू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के आपको सिम्टम्स आएंगे, फिर हेडेक, सीजर्स, पेपिलेडीमा। अब आपको हो सकता है पेपिलेडीमा उन्होंने लिखा हुआ ना हो दिखाया हुआ शायद जरूर हो, तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज पेपिलेडीमा। यू सी दिस इज अ नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क। नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क की ना दो बातें आपने देखनी है, कि ये जो इसका बॉर्डर है ना, इट इज वेरी डिस्टिंक्ट, वेरी डिस्टिंग्विशेबल, बड़ा क्लियर है ये बॉर्डर। लेकिन पेपिलेडीमा में ये बॉर्डर जो है ये उसकी ब्लरिंग हो जाती है। तो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे आपको कोई बॉर्डर नजर नहीं आ रहा, ये जो बॉर्डर था उसकी ब्लरिंग होगी भी, okay। So this is what happens in papilledema। So you can get papilledema in venous sinus thrombosis and can lead to venous hemorrhage। और ये कब होता है? It occurs in hypercoagulable states। hypercoagulable states कौन सी हैं? प्रेगनेंसी है, oral contraceptive use है, factor 5 latent deficiency, you will read about this in the hem-oncology section। तो मैंने यू वर्ल्ड का सारा सॉल्व किया CNS का, लेकिन मुझे इसका सवाल कहीं नजर नहीं आया, ना ही जुड़ल वीनस साइनसिस का कोई मुझे खास सवाल नजर आया। तो बट चूंकि फर्स्ट एड का हिस्सा था इसलिए हमने करना जरूरी था। तो नाउ वी कैन मूव अहेड। वेंट्रिकुलर सिस्टम हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आई जस्ट गो थ्रू दिस अगेन फॉर यू, बट जरा तेजी से गुजरेंगे क्योंकि हमने काफी डिटेल में पहले डिस्कस किया है। तो यू कैन सी दिस पिंक वेंट्रिकल इज द लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल काफी बड़ा वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इसमें एक एंटीरियर हॉर्न होता है, इसमें पोस्टीरियर हॉर्न होता है, इंफीरियर हॉर्न है। दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल। और it empties into the third ventricle through foramen of Monro। Third ventricle say is going to enter the fourth ventricle through cerebral aqueduct of Sylvius, and fourth ventricle से इसने foramen Magendie which is medially placed and Luschka laterally placed से enter जने CSF के अंदर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ CSF फ्लो। सो CSF और CSF से फिर, तो यहाँ पे भी वही बात लिखी है। तो लैटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल वे आर राइट एंड लेफ्ट इंटरवेंट्रिकल फॉर्म ऑफ मोनरो, एंड थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल वे आर सेरिब्रल एक्वेडक्ट, फोर्थ वेंट्रिकल से सब एरेक्टोइड स्पेस, एंड देन आगे आपको पता है कि एरेक्टाइल ग्रैनुलेशन से वीनस साइनसिस के अंदर। तो ये वही फॉर्म ऑफ लिश्का लेजेंडी मेजेंडी, लेटरल कौन सा है, मीडियल कौन सा है, काफी दफा बात कर चुके हैं। अब CSF बनता कहाँ कहाँ पे है? तो रिमेंबर इट इज फॉर्म्ड इन द कोरोइड प्लेक्सस। अब कोरोइड प्लेक्सस, रिमेंबर ये जो सारा वेंट्रिकल सिस्टम है ना, इट इज लाइंड बाय दीज
सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिनको हम कहते हैं एपेंडिमल सेल्स, which are one of the supporting glial cells, or specialized ependymal cells are present in the choroid plexus. Their job is to produce the CSF. ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे है? lateral ventricle में, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, लेकिन मेजर जो है वो lateral ventricle के अंदर ही है. Again travels to subarachnoid space where form of Luschka megendri, reabsorbed by arachnoid granulations and then drains into dural venous sinuses. तो हमने इस पे काफी दफा हमने बात की हुई है. नेक्स्ट इज द ब्रेन स्टेम व्यू. अच्छा, ये वाली जो पिक्चर है ना, मैं इसको 3 स्टार्स लगाऊंगा, बिकॉज ये वाली पिक्चर मैंने यूवर्ल्ड में कई दफा देखी है, मैंने ये एनबीएमईज में भी बहुत दफा देखी है. ठीक है, एंड लाइकली है, इसलिए इसका हाई चांस है कि आपके एग्जाम में भी है, तो इसको बहुत अच्छे से आपने करके जाना है. अब ये पिक्चर आती किस किस तरह से है? ये पिक्चर आपको ज्यादातर केसेस में या तो डायग्राम आएगी या रियल पिक्चर आ जाएगी, रियल स्पेसिमेन, और आपको आइडेंटिफाई करना है नर्व को. हो सकता है आपसे ये ना पूछा हो डायरेक्टली नर्व कौन सी है, हो सकता है नर्व का फंक्शन लिखा हुआ हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग is responsible for taste sensation from anterior 2/3 of the tongue. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, अब आपको अगर फंक्शन पता है कि किसका फंक्शन है, तो यू नो दिस इज सेवेंथ नर्व. अब आप यहाँ पे सेवेंथ नर्व ढूंढना शुरू करेंगे. आप देखेंगे यार सेवेंथ नर्व कौन सी थी, लेकिन बजाय इसके कि आप ऐसे ही अब्रप्टली ढूंढना शुरू कर दें, इसको अप्रोच करने का एक सिंपल तरीका है. वो ये तरीका है कि आपको पता हो कि कौन से सेट कहाँ से निकल रहे हैं. इससे क्या मुराद है? आपकी 12 क्रेनियल नर्व्स है ना, तो आप इसको 4 में डिवाइड करते हैं, 3 सेट्स में एक्चुअली, 4 4 4. तो रिमेंबर 4 क्रेनियल नर्व्स आर अबव पोन्स. 4 क्रेनियल नर्व्स आर अबव पोन्स मतलब ये मिड ब्रेन से आती हैं, मिड ब्रेन. तो अब आपने सिंपली इसके ऊपर अपना पोन्स जो है वो लेबल कर लेना. तो यू कैन सी कि दिस इज योर पोन्स, ये पोन्स है. अब पोन्स से ऊपर आपने अपनी 4 देखनी है कौन सी हैं, तो ऊपर से नीचे आना. सबसे पहले ये दीज आर ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, तो ये होगी 1. इसी तरह से दिस इज ऑप्टिक कायाज्म, तो ये होगी 2. नेक्स्ट आपको जो नजर आ रही है दिस इज 3 ऑक्लोमोटर, एंड उसके बाद जो नजर आ रही है दिस इज 4th व्हिच इज ट्रोक्लियर. तो इससे से आपकी 4 पूरी होगी. अब अगली 4, ये तो होगी 1 2 3 4 5 ऑफ्थेल्मिक ऑप्टिक ऑक्लोमोटर ट्रोक्लियर. फिर आपकी पॉन से कौन सी लीव करी है? वो है 5 6 7 8. तो सबसे जो मोटी वाली होगी नर्व, सबसे मोटी नर्व, वो है क्रेनियल नर्व 5, ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल. उसके बाद यू कैन सी दिस इज 6 एंड देन 7 एंड देन लास्टली 8. तो ये आपको अब नजर आ गई, ये 7 है 6 के बिल्कुल लेटरली और पॉन से निकल रही है, तो दिस इज 7. तो दिस इज द राइट आंसर. देन 8 और बाकी सारी 5 6 7 8 होगी, 9 10 11 12 रहेगी. दिस इज ग्लॉसोफ्रेंजियल, वेगस, spinal accessory and hypoglossal. तो all of these are leaving from the medulla. ठीक है, तो again 9 10 11 एक तरफ एंड दिस 12 ये अलग निकल रही है. तो ये आपको इस तरह से इसके बारे में टेस्ट करेंगे. बाकी न्यूक्लियाई के बारे में थोड़ी बात उसने की हुई है, जो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई है. तो रिमेंबर, जो क्रेनियल नर्व्स आपकी मोटर हैं प्योरली, जैसे कि थर्ड आईज के मसल्स को सप्लाई करती है, फोर्थ सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करती है, सिक्स्थ
लेटर रेक्टस को सप्लाई करती है, एंड 12 टंग के मसल्स को सप्लाई करती है। तो ये सारे जो है आपके प्योरली मोटर है। दूसरी बात ये कि आप देखें, ऑल ऑफ दीज नंबर्स दे आर दे कैन डिवाइड 12, 3 भी 12, तो 12 इन सबसे डिविजिबल है। तो ऑल ऑफ दीज न्यूक्लियाई दे lie medially in the ब्रेन स्टेम, वेयर एज बाकी जो सारे न्यूक्लियाई हैं दे lie laterally। तो आपको वो सवाल इस तरह से देगा कि बता देगा जी ये ब्रेन स्टेम इस लेवल से हाँ लेटरली डैमेज हो गया है, तो कौन सी वाली नर्व स्पेयर हो जाएंगे फंक्शन, कौन से रह जाएंगे। तो बस आपने ये रूल अप्लाई करना है कि 3, 4, 6, 12 मीडियली हैं और बाकी लेटरली हैं। तो आपने इस तरह से करके इसको डील करना है। मैं आपको ना कुछ और तस्वीरें भी दिखाता हूँ। अब ये एक रियल स्पेसिमेन है, ठीक है। रियल स्पेसिमेन में आप देख सकते हैं, दीज आर द olfactory bulbs, देन दिस इज द सेकंड cranial nerve, उसके बाद दिस शुड बी द थर्ड वन, फिर ये फोर्थ, ये सबसे मोटी वाली फिफ्थ है, ठीक है। देन दिस शुड बी सिक्स्थ, दिस शुड बी सेवन, सेवन के बिल्कुल साथ शुड बी एट्थ। देन ये नीचे थोड़ा सा अनक्लियर हो गया, इसलिए यहाँ पे नहीं हो जाएंगे। एग्जाम और एनबीएमईज यू वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा मैंने देखी है आते हुए, वो जो पॉन्स वाली है ना वो ज्यादा पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो ट्राइजेमिनल, एब्डूसेंट, फेशियल एंड वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हाइपोग्लोसल भी, ठीक है, हाइपोग्लोसल। तो ये वाली पांच जो हैं दे आर इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस। तो आपको रिकग्नाइज करनी चाहिए रियल स्पेसिमेन पे भी और डायग्राम के ऊपर भी। तो डायग्राम में आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा। तो यू कैन सी दीज आर योर olfactory 1, ये आपकी कयाजम हो गया 2, देन 3, देन 4। अच्छा 4 के बारे में एक मजे की बात है, ये पीछे से आती है मुड़ के, पीछे से मुड़ के आती है। इससे मेरा क्या मुराद है, अगर आप पोस्टीरियरली देखें ना ब्रेन स्टेम को, तो ये देखें, दिस इज द फोर्थ ट्रोक्लियर नर्व, तो ये घूम के पीछे से आती है आगे, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है। एनीवेज, तो सिमिलरली देन सबसे मोटी वाली, सबसे मोटी ट्राइजेमिनल है, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये अगेन चार ऊपर, चार बीच में और चार नीचे, ठीक है। अब ये पोस्टीरियर व्यू दिखाया हुआ है ब्रेन स्टेम का, ये तो ब्रेन स्टेम एंटीरियरली आपको ऐसे नजर आएगी ना, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए। पोस्टीरियरली आपको क्या क्या नजर आ रहा है, तो ये थैलेमस है, और मैंने आपको बताया था कि दोनों थैलेमस के बीच में होता है थर्ड वेंट्रिकल। तो ये थर्ड वेंट्रिकल है, और थर्ड वेंट्रिकल के बिल्कुल पोस्टीरियरली एक ग्लैंड होता है, उसको हम कहते हैं पिनियल ग्लैंड, ने काफी दफा देखा हुआ है। देन you have your superior colliculus and inferior colliculus. Remember, superior colliculus is concerned with your eye movements, ठीक है, and inferior colliculus is concerned with your hearing, ठीक है। तो remember, eyes are above the ears, ये भी तरीका याद रखने का। ये तरीका भी याद रखने का कि the sense of vision is superior to that of hearing, ठीक है। then these are cerebellar peduncles, ये इतने जरूरी नहीं है याद रखने। बाकी दिस इज मेडला। अब ये रियल में कैसा नजर आता है वो भी देख लेते हैं। तो ये अगेन दिस पिक्चर फ्रॉम लेटर्स। यहाँ पे दीज, ये थैलेमस है दोनों, थैलेमस के बीच में जो स्लिट लाइक स्पेस है दैट इज द थर्ड वेंट्रिकल। दो फिर जो आपको ग्लैंड दिखाया था वहां पे, इज द पिनियल ग्लैंड।
देन यू हैव सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, फिर इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, दिस इज द ट्रोक्लियर नर्व। ये फिर पॉन्स शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक है। एंड ये सारे पीडंकल्स हैं। यहाँ नीचे कुछ चीजें हैं देखने वाली, जो कि आपको मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे अबाउट अबाउट स्पाइनल कोर्ड ट्रैक्स। तो ये आप देख रहे हैं, ये बल्ज है एक, दो बल्जेस हैं, एक मीडियल एक लैटरल। तो मिडिल बल्ज को कहते हैं ग्रेसाइल ट्यूबरकल, लैटरल बल्ज को कहते हैं क्यूनिएट ट्यूबरकल। और यही आगे कंटिन्यू हो जाते हैं नीचे, उनको फिर कहते हैं क्यूनिएट फैसिकुलस एंड ग्रेसाइल फैसिकुलस। तो इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, जब हम बात करेंगे अबाउट स्पाइनल कॉर्ड ट्रैक्स। इसी तरह से जो एंटीरियर ब्रेन स्टेम है, ये इस पे भी बल्जेस हैं। तो ये जो एंटीरियर बल्जेस हैं, इनको हम कहते हैं पिरामिड्स। एक्चुअली मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ उनके बारे में, जो फिलहाल के लिए समझना जरूरी है। ये एक्चुअली पोस्टीरियर पार्ट है ना स्पाइनल कॉर्ड का। तो स्पाइनल कॉर्ड अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये जो सारा पार्ट है ना, दिस वन, ये ब्लू से लेबल कर रहा हूं मैं, दिस इज एक्चुअली DCML। ठीक है, दिस इज DCML। अब DCML के बारे में बात यह है कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जो इसका लेटरल वाला पार्ट है इट इज क्यूनिएट, और जो इसका मीडियल वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं ग्रेसाइल। अब ये क्यूनिएट ग्रेसाइल क्या है, बेसिकली यहाँ पे भी होमोंकुलस ही बनता है कि कौन से पार्ट में कौन से बॉडी पार्ट के नर्व फाइबर्स जा रहे हैं। ठीक है, तो रिमेंबर, जो यहाँ पे होमोंकुलस आपने ड्रॉ करना है ना, सिंपली ऐसे ड्रॉ करना है, इस तरह से, ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि अपर लिम्स आ रहे हैं क्यूनिएट जो लेटरल वाला है, क्यूनिएट फैसिकुलस में, और लोअर लिम्स आ रहे हैं क्यूनिएट ग्रेसिलस, ग्रेसाइल फैसिकुलस में। ठीक है, तो ये है होमोंकुलस DCML का, कि अब लोअर लिम्स के फाइबर मीडियली हैं और अपर लिम्ब के फाइबर्स लैटरली। अब ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ना, वो आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पूछ सकते हैं कि जी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किसी को स्टैब वुंड हुआ है, तो उसको मीडियली आके लग गया, तो कौन सी सेंसेशन जाएंगी, तो आपने बताया ना लोअर लिम्स की जाएंगी। उसको लेटरली आके लग गया तो सेंसेशन कहाँ की, लेटरली अपर लिम्स की जाएंगी। तो ये इस सेंस में याद रखना जरूरी है इसको। इसी तरह से एंटीरियरली आप देखें तो इनका क्या मतलब है, ये जो पिरामिड्स बने हुए हैं, आपकी जितनी मोटर नर्व्स आ रही हैं ऊपर से, मोटर कॉर्टेक्स से, वो यहाँ से ट्रेवल करती हैं, तो ये पिरामिड्स बन जाती है। ये वॉलंटरी जो मसल कंट्रोल है, और फिर दोनों तरफ की क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, ऐसे। तो ये क्रॉसिंग की वजह से आप देख रहे हैं ये ब्रिज बन गया है बीच में। तो दिस इज एक्चुअली डेकोरेशन ऑफ पिरामिड्स। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट क्रेन ऑफ न्यूक्लियाई पे हमने बात की है, सिंपल सी के कौन से वाले मीडियल हैं कौन से लेटरल हैं। तो लेटरल जो है वो सेंसरी हैं, मीडियल मोटर, वही आपके 3, 4, 6 एंड 12, ये सारे लेटरली। तो क्रेनियल न्यूक्लियाई कहाँ पे प्लेस होते हैं, देयर इन द टेगमेंटम पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। अगेन आप इसकी भी एनोलॉजी जो है, याद रखने का तरीका वैसा ही है जैसे आपने नर्व्स का रखा हुआ था, कि पॉन्स के अंदर चार होंगी, 5, 6, 7, 8, बाकी पॉन्स से ऊपर होगी 3 एंड 4,
पॉन से नीचे बाकी आ गई आपकी मेडला के अंदर 9, 10 एंड 12। हाँ, यहाँ पे एक फर्क किया कि स्पाइनल कॉर्ड में से आ रही है 11th, हेंस इट्स नेम इज स्पाइनल एसेसरी। तो 11th का क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस का थोड़ा सा फर्क है, वो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है, स्पाइनल एसेसरी का। तो बाकी रेस्ट ऑफ इट इज द सेम। फिर वेगस नर्व न्यूक्लियाई पे उसने खास जिक्र किया, इट्स बिकॉज वेगस नर्व के 3 न्यूक्लियस हैं। हमने एक न्यूक्लियस बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था इन द वॉमिटिंग सेंटर, तो दैट वाज न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। मैंने आपसे कहा था कि इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम 7th नर्व, आपकी टेस्ट, 9th नर्व जो सेंसेशन ऑफ योर ओरल कैविटी, द पोस्टीरियर पार्ट स्पेशली, एंड 10th नर्व ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर गट। ठीक है, तो ये इसने लिखा हुआ है। एंड आपको पता होगा अगर आपने सीवीएस अगर आपको याद हो, तो वहां पे जो बैरो रिसेप्टर्स से, बैरो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स दोनों, तो मैं अगर थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, इफ दिस इज द एओर्टा, और एओर्टा से आपकी ब्रेकियोस्फेलिक निकल रही है आर्टरीज लाइक दिस, ऐसे निकल रही है ना, और ऊपर ही ये जो कॉमन कैरोटिड से जहाँ बाइफर्केशन है वहाँ की, वहाँ पे वी हैव आवर कीमो रिसेप्टर्स एंड बैरो रिसेप्टर्स, यहाँ पे करके। और एओटा के अंदर भी कुछ है बैरो रिसेप्टर में। लेट मी चेंज द कलर एक्चुअली, इसको हम ब्लू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब अगर आप सीवीएस का पोर्शन खोले ना, तो उसने ड्रॉ किया हुआ है, बड़ा अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है, कि यहाँ से जो सेंसेशन है बैरोसेप्टर की कैरोटिड से, वो जाती है थ्रू ग्लॉसोफिरिंजियल, और जो एओटा से जाती है वो जाती है थ्रू वेगस। और ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटरियस को जाती है, वो फिर आगे से कंट्रोल करता है बैरो रिसेप्टर के सिंपैथेटिक पैरासिटिक आउटफ्लो कम करना है, ज्यादा करना है। तो ये भी कनेक्शन है इसका। ठीक है, तो बाकी में प्ले रोल इन वॉमिटिंग वो हमने बड़ा डिटेल में देखा है। बाकी के जो 2 न्यूक्लियस हैं वेगस नर्व के, वन इज न्यूक्लियस एम्बिगुअस एंड वन इज डोर्सल मोटर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एम्बिगुअस का काम है जो आपकी मोटर इनर्वेशन है, फेरिंग्स की, लैरिंग्स की। आपको पता है फेरिंग्स अगेन आप ग्रेट रोल है इसका वेगस नर्व का, आप कफ करते हैं। लैरिंग्स में इस तरह से स्पीच, आपको पता है जो आपकी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती हैं दोनों तरफ से, देर एक्चुअली ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, तो वो आपके लैरिंग्स को सप्लाई करती हैं। देन अपर एसोफेगस, तो ये जो फंक्शंस हैं, स्वॉलोइंग, पैलेट एलिवेशन, ये सब इज गोना बी थ्रू दिस न्यूक्लियस। ये इसी से एक चीज याद आ गई, पैलेट एलिवेशन, वो डिफरेंट मसल्स थे टंग के, ऑल वर सप्लाइड बाय द हाइपोग्लॉसल नर्व एक्सेप्ट वन, तो वो था पैलेटोग्लॉसस, तो इसकी सप्लाई भी वेगस नर्व से ही आती थी। तो एनीवेज, और लास्ट पे यू हैव गॉट योर डोर्सल मोटर न्यूक्लियस। इसका काम है टू सेंड पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो टू योर हार्ट, लंग्स, अपर जीआई। तो रिमेंबर द फंक्शंस, हार्ट में इट विल कॉज ब्रेडिकार्डिया, लंग्स में इट विल कॉज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, जीआई में इट विल कॉज इंक्रीज मोटिलिटी एंड इंक्रीज सिक्रीशंस। ठीक है, दिस वाज अबाउट इट। अच्छा, अब ब्रेन स्टेम क्रॉस सेक्शंस पे आते हैं। ब्रेन स्टेम क्रॉस सेक्शन के मैंने एक्सेप्ट फॉर मेडल्ला, मेडल्ला को छोड़ के मैंने ना ही कोई पॉन्स का सवाल देखा है यू वर्ल्ड में, ना ही मैंने कोई सवाल मिड ब्रेन का देखा है यू वर्ल्ड में। ठीक है, हाँ कुछ हाई यील्ड चीजें हैं वो बता देता हूँ। बाकी मेडल्ला इज द वन विच इज मोस्ट हाई यील्ड, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा क्यों, उसकी क्या वजह है। तो हम मिड ब्रेन का शुरू करते हैं क्रॉस सेक्शन। तो आप याद करें अगर, तो मिड ब्रेन में आपको बताया था कौन सी नर्व्स थी,
कौन से खास तौर पे कौन सी नर्व के न्यूक्लियाई थे, तो 3 और 4 के न्यूक्लियाई यहाँ पे था, तो यू कैन अप्रिशिएट ये थर्ड क्रेनियन नर्व का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये थर्ड क्रेनियन नर्व का न्यूक्लियस है, और ये फिर उसके फाइबर्स यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो फाइबर्स है ना इसके, दे आर एक्चुअली पियर्सिंग अ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। दे आर एक्चुअली पियर्सिंग दिस राउंड स्ट्रक्चर, ये इसको हम कहते हैं रेड न्यूक्लियस। ठीक है, रेड न्यूक्लियस। अब रेड निकला है लफज रूबर से। आपने वो इन्फ्लेमेशन में पढ़ा होगा, डॉलर रूबर, तो रूबर स्टैंड्स फॉर रेड। तो इसी से ना आपके कुछ ट्रैक्स बन जाते हैं, जैसे कि रूबरो स्पाइनल ट्रैक। ठीक है, इसी तरह से कॉर्टिको रूब्रल ट्रैक्स, जो आपके कॉर्टेक्स से आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और जो रूब्रो स्पाइनल आपके रूब्रो से नीचे जा रहे हैं। तो ये जो इनका जानना जरूरी इसलिए क्योंकि आगे पैथोलॉजी सेक्शन में इसकी बात होगी दोबारा से। आपको बेसिकली डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि लिजन रेड न्यूक्लियस से ऊपर के लेवल पर है या रेड न्यूक्लियस से नीचे के लेवल पर है, तो वो हम इंशाल्लाह पैथोलॉजी सेक्शन में देखेंगे। बस फिलहाल आपको ये ओरिएंटेशन देनी थी कि ये रेड न्यूक्लियस होता कहाँ पे है, ये मिड ब्रेन में होता है। ठीक है, और इसको इसके अंदर से गुजरी होती हैं आपकी जो थर्ड क्रेनियन नर्व की फाइबर्स हैं, ऐसे गुजरी होते हैं इसके बीच में से। ठीक है, और जस्ट इसके आगे एक आपको कलर्ड एरिया नजर आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे क्रॉस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये एरिया है। तो ये मैं कलर करूंगा पिंक से। यू कैन अप्रिशिएट दिस एरिया, दिस इज एक्चुअली सबस्टेंशिया नाइग्रा। आपको ऐसे क्रॉस सेक्शंस मिलेंगे मिड ब्रेन के जिसमें ये एरिया जो है बहुत पतला सा रह गया होगा या बिल्कुल डिस्टॉर्टेड होगा यहाँ पे। तो वो आप सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी डिजीज है कि जिसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा डिस्ट्रॉय हो गया। तो कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी कि व्हिच डिजीज वुड दैट बी, जिसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा बिल्कुल डिस्टॉर्टेड या डिस्ट्रॉयड होगा? यस डॉक्टर तैमूर, पार्किंसन डिजीज। डॉक्टर नक्शा भी करेक्ट। तो पार्किंसन का सवाल ऐसे भी आ सकता है आपको कि उसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया होगा और ये सब्सटेंशिया नाइग्रा मिटा हुआ होगा यहाँ से, तो देन यू थिंक ऑफ पार्किंसंस। ठीक है, दिस इज योर सेरिब्रल एक्वीडक्ट और ये सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। या तो इस क्रॉस सेक्शन में जो हाई यील्ड चीजें थी वो ये सब्सटेंशिया नाइग्रा और ये रेड न्यूक्लियस, ये दो सबसे हाई यील्ड चीजें थी। एंड दीज आर योर सेरिब्रल पेडंकल्स। Remember cerebral peduncles, nor cerebellar, cerebral peduncles। cerebral peduncles हमने देखे हैं, जो एक्चुअली पिरामिड्स होते हैं ना, पिरामिड्स, ये हैं सेरिब्रल पेडंकल्स। ये है ना मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है सारा। तो दीज आर सेरिब्रल पेडंकल्स, ये जो दो मोटे मोटे नजर आ रहे हैं आपको ट्रैक्स, so they are bringing all of the मोटर इंफॉर्मेशन सारी है यहाँ तक, और सेंसरी इंफॉर्मेशन भी यहीं से अंदर जा रही है। दीज आर सेरिब्रल पेडंकल्स। ठीक है, ओके, let's come back to first aid। तो पॉन मिड ब्रेन में तो यही चीजें हैं। फिर आते हैं पॉन्स। अब रिमेम्बर पॉन्स, ये जो आप देख रहे हैं ना पॉन्स को, दिस इज एक्चुअली द एंटीरियर सरफेस, ये एंटीरियर साइड है। ठीक है, और आपको पता है पॉन्स पोस्टीरियरली कनेक्टेड होता है
सेरिबेलम से। तो ये सारा सेरिबेलम है जो पीछे आपको ये वर्ल्डली अपेयरेंस नजर आ रही है, ये सारा सेरिबेलम है। और आपको ये भी पता है कि पॉन्स के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल होता है। याद है, देखें कितना अच्छा ये कनेक्ट हो गया कि मिड ब्रेन ऊपर ये सेरिबल एक्वीडक्ट थी, नीचे आके वो ये फोर्थ वेंट्रिकल बन जाता है। ठीक है। तो ये फिर आपके सेरिबेलर पेडंकल्स हैं, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल एंड द मिडल सेरिबेलर पेडंकल, ये these great peduncles। इसके अंदर अब जो हाई यील्ड चीज है, एक तो फोर्थ वेंट्रिकल मैंने आपको बता दिया। बाकी ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। इस मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, इसके बारे में हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे आई सेक्शन। तो रिमेंबर इट्स इन द पोन्स, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। और ये आप देख सकते हैं, जो ट्रैक्स की मैं बात करता हूँ, कोर्टिको स्पाइनल एंड कोर्टिको बल्बर ट्रैक्स। तो आपके कॉर्टेक्स से जो स्पाइन तक ऊपर कॉर्टेक्स है, तो यहाँ से ये गुजर के सारे ट्रैक्स जा रहे हैं। कॉर्टिको स्पाइनल यानी जो सारे कॉर्टेक्स से स्पाइनल ट्रैक में जाने हैं। कॉर्टिको बल्बर यानी जो स्पाइनल कॉर्टेक्स से होके बल्बर यानी न्यूक्लियस को कहते हैं, जो आपके सारे न्यूक्लिया है ना क्रनी नर्व्स के, उन तक जो ट्रैक्स आने हैं वो कॉर्टिको बल्बर। तो पॉन्स का जो क्रॉस सेक्शन है ओवरऑल बहुत ज्यादा हाई यील्ड नहीं है। फिर लास्ट पर आता है मेडल्ला का क्रॉस सेक्शन। मेडल्ला का क्रॉस सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ना आपके सामने एक चीज थोड़ी लेबलिंग करने लगा हूं, आप आइडेंटिफाई करें कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये बेसिकली ना मैं लीजन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, और वो भी आप देखें खास बाउंड्रीज के साथ। तो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। एक रेड से ड्रॉ कर दी और एक मैं ऑरेंज से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये आप में से कुछ हमें बताएं, कोई ये क्या आपको क्या लगता है ये मैंने क्या ड्रॉ किया है। कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? आप ना आगे जब स्ट्रोक्स पढ़ेंगे ना, तो आपको याद होगा हमने सर्कल ऑफ विली में दो आर्टरीज के नाम पढ़े थे। आम, एक का नाम था आइका और एक का नाम था पाइका। अब आइका और पाइका ये, बल्कि मैं कलर कोडिंग कर देता हूँ, एक सेकेंड। कलर कोडिंग से थोड़ा सा बेहतर याद रहेगा ऐसे। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस। तो ऑरेंज के लिए मैं ले लेता हूँ, ऑरेंज इज गonna बी, हाँ इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, पाइका। और रेड के लिए मैं यूज कर लेता हूँ पाइका। तो ये जो ऑरेंज है ना, बेसिकली ये जो सारा एरिया है, इट इज योर लैटरल मेडल्ला। ये लैटरल मेडल्ला है, इसको ऑरेंज से ही ड्रॉ करते हैं, लैटरल मेडल्ला। जब भी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी यानी पाइका का ब्लॉकेज होगा, जब भी इस पे
ये आर्टरी बंद होगी या इसका थ्रोम्बोसिस हो जाता है, देन जो डिजीज प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं लैटरल मेडलरी सिंड्रोम। ठीक है, इसी तरह से पाइका, और ये ऑरेंज एरिया सारा ये पाइका सप्लाई करती है, जबकि जो, अच्छा इसमें मैंने थोड़ी चीज छोड़ दी है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा, ये भी इसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, और जो रेड वाला एरिया इट इज सप्लाइड बाय आइका। ठीक है, बिकॉज इट इज द मीडियल मेडल्ला, ये मीडियल साइड है मेडल्ला की, तो इसको भी लेबल करते हैं, इस गोना बी मीडियल मेडल्ला। और जब आइका बंद होगी तो जो डिजीज प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं मीडियल मेडलरी सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यू वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे सवाल हैं इसके, लेटरल मेडलरी सिंड्रोम और मीडियल मेडलरी सिंड्रोम के बहुत सारे सवाल हैं। तो अब ये समझना कि लेटरल मेडलरी सिंड्रोम के क्या सिम्टम्स होंगे और मीडियल मेडलरी सिंड्रोम के क्या सिम्टम्स होंगे, आपको बस इतना करना है, आपको ये पता हो कि जो मीडियल मेडलरी सिंड्रोम है, फॉर एग्जांपल ये जो रेड एरिया है, इसके अंदर चीजें कौन कौन सी आ रही हैं, तो हम देखते हैं क्या क्या इसके अंदर आ रहा है। इसके अंदर 12th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस आ रहा है। तो एक बात तो आप पक्की रखें जहन में कि मिडिल मेडली सिंड्रोम में कोई टंग का इश्यू होगा। इसी तरह से यू कैन सी कि यहाँ पे मीडियल लेमनिस्कस भी आ रहा है, तो ये बात भी जहन में रखें कि इसमें पक्की बात है कि इसमें कोई प्रोप्रियोसेप्शन का मसला भी हो सकता है पेशेंट को। इसी तरह से लास्ट पे पिरामिड भी यहाँ से गुजरे, और मैं आपको बताता हूँ कि सारी जो आपके वॉलंटरी मसल कंट्रोल है वो पिरामिड से होना है। बट रिमेंबर, अभी डेकोसेशन नहीं हुई, डेकोसेशन थोड़ी नीचे होनी है, मेडल्ला के एंड पे जहाँ स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है। तो ऑपोजिट साइड पे आपका जो फंक्शन है वॉलंटरी मसल कंट्रोल का वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा मीडियल मेडलरी सिंड्रोम के अंदर। अभी मैं अब बड़ा सुपरफिशियल से बता रहा हूँ क्योंकि आगे स्ट्रोक वाले सेक्शन में ये सब कुछ दोबारा डिस्कस होना है डिटेल में। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लैटरल मेडलरी में देखें तो उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, उसमें यूर हैविंग डोर्सल मोटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, 10th क्रेनियल नर्व, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। इसी तरह से यू हैविंग इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल भी इसके अंदर आ रहा है। तो सेरिबेलर इशू, सेरिबेलर साइंस इसमें आपको मिल सकते हैं। ठीक है, लैटरल मेडलरी सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, इसी तरह से इस तो ये अभी फिलहाल के लिए जस्ट रिमेम्बर कि आपको ओरिएंटेशन हो कि लैटरल मेडल्ला में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और मीडियल मेडल्ला के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। बाकी हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे व्हेन वी विल रीच द टॉपिक ऑफ स्ट्रोक्स। तो फिलहाल जस्ट रिमेम्बर कि मीडियल मेडलरी सिंड्रोम होता है, एक लैटरल मेडलरी सिंड्रोम होता है, और आइका और पाइका ये कौन कौन से एरियाज को सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो यस दैट बी इट। फिर अ, ये वाला जो टॉपिक है आई से कि बहुत ज़्यादा हाई यील्ड नहीं है, इसमें से सिर्फ कुछ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप भी कर लें, वो वाली हाई यील्ड है। क्रिब्यूनिफॉर्म प्लेट का कॉन्टेंट पता हो आपको, ऑप्टिक कैनाल का कॉन्टेंट पता हो, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का पता हो, जुगुलर फोरामन का पता हो, एंड इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स, बस ये वाले चार पांच इंपॉर्टेंट है। सारी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, कर ले तो अच्छी बात है, आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। आपने जितनी भी नर्व्स पढ़नी है
ये बस उन सब के फोरामिना है, क्रेनियल नर्व्स के फोरामिना। तो शुरू करते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से। उसके लिए मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करता हूँ और एक सिनेरियो भी आपको सुनाता हूँ। ये आप देखें सैजिटल सेक्शन है, यू कैन अप्रिशिएट द नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी का जो रूफ होता है, इट इज एक्चुअली योर olfactory epithelium रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग द स्मेल। तो ये जो सारे नर्व फाइबर्स हैं, जो एफरेंट एक्सॉन्स हैं, ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से। अब क्रिब्रिफॉर्म लफ्ज ही इट मींस अ परफोरेटेड प्लेट। अ परफोरेटेड प्लेट। और परफोरेशन का मकसद है ताकि यहाँ से ये गुजर सके। तो ऑल ऑफ दीज एक्सॉन दे एंड अप इन द olfactory bulb। वो हमने पीछे भी काफी तस्वीरों के अंदर olfactory bulb देखा है। और यहाँ से फिर olfactory tract के थ्रू टू द ब्रेन। अब सिनेरियो आपको सुनाता हूँ, एक यू वर्ल्ड में मैं पढ़ रहा था। एक पेशेंट का हुआ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है, एंड ही एंड्स अप इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। वाइटली इसको स्टेबलाइज करते हैं एंड दे सेंड हिम बैक टू होम। फॉलो अप पे पेशेंट आता है एंड ही टेल्स द फिजिशियन दैट ही कैन नॉट टेस्ट एनीथिंग। उसको किसी चीज का जायका नहीं आ रहा। बट यहाँ पे स्टेम के अंदर वो आपको ये जरूर क्लियर कर देते हैं दैट इज फेशियल नर्व इज इंटैक्ट। फेशियल नर्व ठीक है, फिर भी टेस्ट नहीं आ रहा। तो एक्चुअली उसका जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है उसका फ्रैक्चर हुआ है। एंड he has actually lost his sensation of smell, or sensation have of smell has got a lot to do with your taste, and you can experiment this yourself as well। आप कुछ भी टेस्ट करें पहले, फिर सेम चीज नाक बंद करके खाएं, यू वोंट बी एबल टू टेस्ट इट। आप इतना जरूर बता सकते हैं कि ये खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, लेकिन वो जायके में क्या है वो आप नहीं बता सकते। तो इस बात का ख्याल रखना कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है एंड ही इज कंप्लेनिंग ऑफ स्मेल, कंप्लेनिंग ऑफ टेस्ट, तो फेशियल नर्व का तो आप चलें सोचेंगे ही, लेकिन रिमेंबर ऑल्सो थिंक अबाउट और फैक्ट्री सेंसेशन एज वेल। इसी तरह से जब हम में आपको फ्लू होता है, उसमें भी वी लूज अ सेंसेशन ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। कोविड में भी ऐसे ही था, we lost a sensation of taste as well because it somehow interferes with your olfactory epithelium। तो बाद में जब फीवर खत्म हो जाता है तो we regain this sensation। तो this was about the olfactory nerve। then फिर आ जाती है ऑप्टिक कैनाल। ऑप्टिक कैनाल में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर। फिर आ जाती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से सारी वो चीजें गुजरी हैं which are supplying either motor or sensory supply to your eyes। आपकी आईज की जितनी भी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैं, क्रेनियल नर्व थर्ड से, फोर्थ से आपका सुपीरियर ओब्लिक, सिक्स से लेटरल रेक्टस, और थर्ड से प्यूपिल और सीली मसल भी कंट्रोल होते हैं। और ये जो ऑफ्थेल्मिक डिवीजन है, रिमेंबर ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल, ये भी यहाँ से गुजरी है बिकॉज इसने आपकी आई बॉल को भी सप्लाई करना है। ठीक है, जो आपकी आई की सेंसेशन है, जो आप फेमस जो टेस्ट है कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट, उसमें आप क्या करते हैं, आप कॉटन बड बना के आई को टच करते हैं, देन द पर्सन ब्लिंक्स। तो इसमें बेसिकली जो एफरेंट है, जो सेंसेशन लेके जा रही है, इस जिस नर्व ने ये सेंस किया कि कॉटन बड है, वो एक्चुअली ऑफ्थेल्मिक डिवीजन है ट्राइजेमिनल की। अब मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करने लगा हूं।
एंड आप मुझे बताइए क्या है ये। This is a disease of viral etiology, occurs in the adults, especially in some stress, mental stress हो बेशक, बॉडी स्ट्रेस हो। तो ये क्या है? यस डॉक्टर तैमूर, ये शिंगल्स है, लेकिन एक खास तरह का शिंगल्स है। आपको पता है शिंगल्स में दे एक्चुअली द चिकन पॉक्स वायरस, यस डॉक्टर, herpes zoster है। तो ये जो वायरस है, बचपन में जो चिकन पॉक्स करवाता है, वेरिसला जूस्टर, ये इट बिकम्स डोरमेंट इन योर डोर्सल हॉर्न्स और स्पाइनल कॉर्ड। और जब पेशेंट किसी भी तरह के स्ट्रेस में जाता है, किसी भी तरह का स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस है, कोई बुखार हुआ है, मेल न्यूट्रिशन, कुछ भी, एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन, ट्रैफिक एक्सीडेंट, कुछ भी हुआ है, तो ये रीएक्टिवेट होता है वायरस एंड इट ट्रेवल्स डाउन इन अ स्पेसिफिक डर्माटोम। अब वो डर्माटोम किसी भी नर्व का हो सकता है, कोई भी नर्व रूट हो सकती है। तो अगर तो वो ट्राइजेमिनल की ऑफ्थेल्मिक ब्रांच की रूट में चला जाए, तो फिर वो ये वाला एरिया जो आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है उसको ऑक्यूपाई करेगा। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड herpes zoster ऑफ्थेल्मिकस। ठीक है, अब herpes zoster ऑफ्थेल्मिकस में वायरस एंटर कर गया ऑफ्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो इस कंडीशन के अंदर योर पेशेंट may not feel the sensation of that affected eye। ठीक है, तो आपकी फॉर एग्जांपल आप में है, वी स्टॉप फीलिंग द सेंसेशन इन द आई, तो आंख में जो कुछ भी जाता रहेगा, डस्ट, foreign particles, we won't be able to feel it. And since we cannot feel it, we won't blink or we won't be able to get it out of our eye. So that will cause damage. और ऐसा बार बार जब होगा, that will ultimately lead to corneal abrasions and whitening of cornea and blindness। ठीक है, तो ये इसके बारे में important चीज है। तो this was about the superior orbital fissure। देन फोराmen रोटेंडम और ओवेल में से जो बाकी डिवीजन्स हैं, योर मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, वो आ जानी है। फोराmen स्पाइनोजम, रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ट्रेवल करती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, हमने इस पे बड़ी बात की थी, सप्लाइज द ड्यूरा। देन इंटरनल ऑडिटरी मियाटिस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस तो यही है जो आपका कान का सुराख है। इंटरनल ऑडिटरी मियाटिस भी होता है, और इसके अंदर से वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व गुजरती है, और फेशियल नर्व भी यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो आप में से ईएनटी लोगों ने पढ़ी हुई होगी, जिनको हेड एंड नेक की एनाटमी याद है, आपने पढ़ा होगा मिडिल ईयर की काफी क्लोजली फेशियल नर्व गुजरती है, और मिडिल ईयर में अपनी एक ब्रांच देती जाती है जिसको हम कहते हैं नर्व टू स्टेबीडियस। स्टेबीडियस मसल की ब्रांच फेशियल नर्व से जाती है, जिसका काम होता है डैम्पनिंग करना आवाज की। ठीक है, तो रिमेंबर बोथ ऑफ these स्ट्रक्चर्स पास to this internal auditory meatus। फिर जुगुलर फोरामेन में से क्या क्या स्ट्रक्चर्स गुजर रही हैं? 9 10 11। ठीक है, 9 10 11 एंड योर जुगुलर वेन, ये स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं जुगुलर फोरामेन से। देन हाइपोग्लोसल कैनाल्स, द वर्ड इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हाइपोग्लोसल नर्व गुजरती है 12th। एंड लास्टली इज योर फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल रूट ऑफ स्पाइनल एक्सेसरी एंड वर्टिब्रल आर्टरीज। तो ये सारी चीजें यहाँ से गुजरती हैं। क्या?
तो अगेन इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको बता दिए। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, ऑप्टिक कैनाल, सुपियोर्बिटल फिशर, इंटरनल ट्रीमिएटस एंड जुगुलर फोराmen। फिर ये डायग्राम रिपीटिशन है उन सब चीजों की जो हम पढ़ चुके हैं। इसमें उसने नर्व्स ड्रॉ की हुई हैं और साइक्लोविली बस इकट्ठा कर दिया, उसने जोड़ दी है। इसमें भी सब रिपीटिशन ही उसने बताया हुआ है कि कौन से न्यूक्लियाई मीडियल हैं, तो मीडियल न्यूक्लियाई ये थर्ड, फोर्थ, देन सिक्स एंड 12, बाकी सारे लैटरल लैटरल। ठीक है। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली चीज है वो दो हैं, दो रिलेशनशिप्स आपको पता हो। एक तो आप देखें ऑप्टिक कायाज्म के सबसे करीब जो आर्टरी है, इट इज इंटरनल करोटेड। तो ये देखें आप, अगर दिस इज द ऑप्टिक कायाज्म राइट, इसके बिल्कुल लैटरली पड़ी हुई है आपकी। तो मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो ये हो गया ऑप्टिक कायाज्म। ठीक है। एंड जस्ट लैटरल टू इट इज द इंटरनल कैरोटिड। अब एक डिजीज है विच इज कॉल्ड एन्यूरिज्म ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये एन्यूरिज्म जब इसका होगा, ये ऐसे बड़ी हो जाएगी, डायलेट, तो इट विल प्रेस अपॉन द लैटरल साइड ऑफ ऑप्टिक कायाज्म। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफ सा मैंने अब ड्रॉ करने लगा हूँ जो पाथवे है ऑफ द नर्व्स। तो एक सेकेंड, ताकि आपको मैं बता दूं। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द रेटिना, राइट और लेफ्ट का। ठीक है। तो ये आ रहे हैं नेजल फाइबर्स और ऐसे क्रॉस कर जाएंगे ये, जैसे ये नेजल फाइबर्स आ रहे हैं से क्रॉस कर जाएंगे। एंड I'm going to be using blue color for the temporal fibers। ये फिर temporal fibers आ रहे हैं और ये ऐसे उसी तरफ गुजर जाएंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि एन्यूरिज्म जब होगा इंटरनल कैरोटिड का, तो नेजल फाइबर अफेक्ट होंगे कि मीडियल, ये क्या टेम्पोरल फाइबर अफेक्ट होंगे? यस, टेम्पोरल फाइबर अफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, एक सेकेंड। हम्म, अच्छा। अब अब आपके सामने ना, मैं फॉर एग्जांपल हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये जी, ये आप उसको सुपीरियरली देख रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो मैं कहता हूँ कि जी ये लेफ्ट साइड का एनोरिज्म इसको हुआ है। ठीक है। अब मैं आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूँ विजुअल फील्ड्स। आपने मुझे बताना है कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल। ठीक है। ये तो नॉर्मल हो गया। मैं बॉक्सेस बना देता हूँ डिफरेंट ऐसे। नहीं नहीं, बल्कि सिंपल रखते हैं इसको। हाँ, ये नॉर्मल तो हमने ड्रॉ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, बी ड्रॉ करते हैं। दिस इज बी, दिस इज सी,
दिस इज डी। तो आपको क्या लगता है कौन सा वजह विजुअल फील्ड डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा इनमें से, इन चार में से, अगर लेफ्ट इंट्राक्रोटेड का एन्यूरिज्म हो जाए? अच्छा, नक्शर भाई सेज डी। Dr. Tamur, could you please specify your answer in terms of A, B, C, D? Again, this is A, this is B, this is C, this is D. Which is right eye and left eye in the options? अच्छा, मैं आपको right left बताता हूँ. This is the left eye. This is the right eye. Left, right, left, right, left, right. ठीक है. तो Dr. Tamur says it is C and Dr. Nakshap says it is D. तो let's see which is the right option. Again, ये आई पोर्शन में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हुआ है, बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने इसको कैसे देखना है. तो याद रखें, मैं आप सामने रेटिना ड्रॉ करने लगा हूँ यूजिंग ऑरेंज. मैं आपके सामने ये देखिए रेटिना. रेटिना को ना हम चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है. एंड रिमेंबर, राइट लेफ्ट और सुपीरियर इन्फीरियर इस तरह से. अब फॉर एग्जांपल ये रेटिना है और ये आपका विजुअल फील्ड है उस आई का. तो ये आपने एक बात याद रखनी है हमेशा कि रेटिना, फॉर एग्जांपल, ये टेम्पोरल साइड है, हम लेफ्ट आई की बात कर रहे हैं अभी, अगर, और ये आपकी नेजल साइड है. इसी तरह से अगर मैं साथ वाली आई बनाऊं, तो उसके अंदर ये नेजल साइड, ये टेम्पोरल साइड, और उसका जो विजुअल फील्ड होगा वो ऐसा होगा. ठीक. अब लाइट की डायरेक्शन को थोड़ा सा समझें. टेम्पोरल साइड पे लाइट ऑपोजिट साइड की आनी है, ये ऐसे फॉल करनी है. ठीक है. तो विजुअल फील्ड के अंदर आपको जो नेजल व्यू है ना, वो एक्चुअली टेम्पोरल रेटिना पे पड़ता है. तो ये वाली बेसिकली आपको जो नजर आ रही है ब्लू वाली रीजन, वो एक्चुअली यहाँ पे रिसीव हो रहा है. इसी तरह से नेजल साइड आपको लेटरल वाली चीज दिखाएगी, इस तरफ की. ये वो आपको ये नजर आ रहा है इस तरह से. दूसरी आई के अंदर भी ऐसा ही होना है. दूसरी आई के अंदर भी ऐसे ही. और ये रेड. तो इसका भी मैं ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये होगी नेजल, और ये ग्रीन होगी. तो अब आप थोड़ा सा समझे बात को. ये जो आपका नेजल वाले साइड का रेटिना है, मीडियल रेटिना, वो आपको लेटरल की चीजें दिखाता है. ठीक है. इसका एक और बहुत बड़ा प्रूफ भी है. इसका प्रूफ मैं अभी आपको दिखाता हूँ. मतलब हमने बात की ना कि ये नेजल फाइबर्स जा रहे हैं, ये आपस में क्रॉस करते हैं, और हमने कहा जी टेम्पोरल फाइबर्स भी हैं, ये ऐसे मुड़ जाते हैं. अब एक पैथोलॉजी होती है, उसको हम कहते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा. ट्यूमर बन जाता है और इट कंप्रेसेस द कायाज्म यहाँ सेंटर में. तो जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया. वो ऐसा होता है इस तरह से.
तो आप देखें, ये ग्रीन फाइबर, ग्रीन वाली साइड ही उड़ी है ना दोनों में। तो डॉक्टर नक्शब, डू यू गेट इट नाउ? मैं बस ये आपको समझाना चाह रहा था, ये राइट लेफ्ट, ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल लगता है, थोड़ा सा उल्टा है, बट रिमेंबर नेजल साइड ने ऑपोजिट साइड रिसीव करनी है, लैटरल व्यू रिसीव करना है। आ, हाँ, तो इसी से मैं आपको बताऊं, तैमूर, डॉक्टर तैमूर, आपने ठीक जवाब दिया था। जो पिछला हमने डिस्कस किया था ना, कि हम, मैंने कहा था आपसे कि एओटिक, एओटिक आर्टरी यहाँ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे थी ना एओटिक आर्टरी। तो मैं, अगर ये लेफ्ट साइड है अगेन, तो लेफ्ट साइड की मैं एओर्टिक आर्टरी का एन्यूरिज्म करता हूँ, तो ये वाला फाइबर जो मेरा लेफ्ट साइड का, जो मेरे टेम्पोरल फाइबर्स आ रहे हैं, वो अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसको रिमूव करते हैं। तो अब विजुअल फील्ड डिफेक्ट जो प्रोड्यूस होने, ब्लैक कलर, ब्लैक, हाँ ब्लैक, वो ये वाला प्रोड्यूस होगा। ठीक, अगर तो ये लेफ्ट साइड का, अगर राइट साइड का होता तो फिर अगेन, फिर ये वाला डिफेक्ट प्रोड्यूस होता। ठीक है, तो ये अगेन इस पे हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे इन द आई सेक्शन। बस फिलहाल आपको ये एक ओरिएंटेशन देनी थी कि ये इस तरह से होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पैराडॉक्सिकल है। इसी तरह से आपने एक और बात याद रखनी है, ये तो मैंने आपको बताया ना कि रेटिना का राइट और लेफ्ट का, रेटिना का सुपीरियर इन्फीरियर का भी ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल दिस, ये रेटिना है, बल्कि फॉर एग्जांपल ये, इफ दिस इज द आई एंड राइट के अंदर दिस इज द रेटिना, तो याद रखिएगा जो सुपीरियर रेटिना है ना, वो आपको इन्फीरियर व्यू दिखाता है, और जो इन्फीरियर रेटिना है वो आपको सुपीरियर व्यू दिखाता है। इसी वजह से तो देखें, आपकी जो भी तस्वीर आगे से आ रही है ना, वो उल्टी हो रही है, राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, सुपीरियर इन्फीरियर। इसलिए जो, तो रेटिना से जो पिक्चर जाती है ना, वो राइट टू लेफ्ट भी होती है, इन्वर्टेड भी होती है, और मतलब और उल्टी भी होती है। इन्वर्टेड भी होती है, ऊपर वाला नीचे होता है, ऐसा नीचे वाला ऊपर, तो ब्रेन इसको बाद में ठीक करता है, ब्रेन इसको करेक्ट करता है बाद में। ठीक है, तो दिस, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। एनीवेज, वापस चलते हैं फर्स्ट एड के ऊपर। तो एक तो ये रिलेशन मैंने आपको बताना था कि बिटवीन ऑप्टिक कायाज्म और एन्यूरिज्म ऑफ द इंटरक्रेनियल आर्टरी। इसी तरह से अगर पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सॉरी पोस्टीरियर सेरिबेलर, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये वाली पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का अगर एन्यूरिज्म हो जाए, तो यू कैन सी कि इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द थर्ड क्रेनियल नर्व, ओक्लोमोटर। तो ओक्लोमोटर नर्व इस बंदे की खराब हो जाएगी, तो उसका वो वाला प्यूपिल जो है, पहले तो वो डाउन एंड आउट चला जाएगा, और दूसरी चीज हो सकता है उसकी प्यूपरी कंस्ट्रक्शन हो जाए, क्योंकि एनोरिज्म ओक्लोमोटर पे हम इसके ऊपर ना मजीद बात भी करेंगे। ओक्लोमोटर नर्व की ओरिएंटेशन पे भी बात करेंगे कि उसके मीडियली कौन से फाइबर होते हैं, उसके लैटरली फाइबर कौन से होते हैं। बस फिलहाल ये याद रखें कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का बड़ा रिलेशनशिप है विद द ओक्लोमोटर नर्व। तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का एन्यूरिज्म जब भी बनेगा ना, इट विल अफेक्ट द ओक्लोमोटर नर्व। ठीक है, बाकी इसके बारे में आई सेक्शन में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दिस पेज। बस लेक्चर आज का एंड करते हैं विद क्रेनियल नर्व्स एंड रिफ्लेक्सेस। तो दिस इज मोस्टली योर सेकेंड ईयर एनाटमी, और ये आसान चीज़ें हैं, रेपिटेशन है काफ़ी। तो सबसे पहले ऑल्फैक्टरी, द फर्स्ट क्रेनियल नर्व, इट इज प्योरली सेंसरी। सेंस क्या करना है इसने, योर स्मेल। ठीक है, और ये जब मैं आपको थैलेमस पढ़ा रहा था, मैंने आपसे कहा था कि थैलेमस इज द रिले सेंटर ऑफ ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन। जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आनी है, सारी पहले थैलेमस में जानी है, फिर आगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सोमैटोसेंसरी एरिया में, एक्सेप्ट फॉर द सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन।
दिस इज द ओनली सेंस विच बाईपासेस थैलेमस, डायरेक्टली ब्रेन में एंटर करती है। ठीक है, तो ये ऑल्फैक्शन की खास बात। देन कम्स योर ऑप्टिक, इसका क्या काम है? सेकंड क्रेनियल नर्व, ये भी प्योरली सेंसरी है, इज कंसर्न विद साइट। देन कम्स ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर ने आपके जो आई के सारे मसल्स हैं, सीलियर मसल्स, इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स भी, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स भी, एक्सेप्ट फॉर टू। इंट्रा ऑक्यूलर मसल में इसने प्यूपिल के मसल्स को सप्लाई करनी है। ठीक है, कैन एनी ऑफ यू टेल मी कि प्यूपिल के कौन से मसल को ऑक्यूलोमोटर सप्लाई करती है? रेडियल मसल्स को या सर्कुलर मसल्स को? एनीवन? रिमेंबर, रेडियल मसल्स का काम होता है डायलेशन करवाना, सर्कुलर मसल्स का काम होता है कंस्ट्रक्शन करवाना। Radial muscles, that is the more they are supplied, they have sympathetic supply। ठीक है, रिमेंबर, ये भी हम आई में डिस्कस करेंगे, बस अभी ऐसे याद आ गई। ठीक है, बिकॉज यू सी सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स इज फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स, तो उसमें यू वुड वांट कि आपको जो भी बंदा है, ही वुड वांट क्लियर विजन, he would want maximum vision, maximum amount of light entering his eyes। तो pupil dilation होती है इन sympathetic response, और pupil dilation रेडियल मसल करवाते हैं। ठीक है, whereas oculomotor nerve which plays parasympathetic role, इसमें से parasympathetic fibers भी जाते हैं। it supplies the circular muscles जो pupillary constriction करवाते हैं। ठीक है, तो ऑक्लोमोटर नर्व का ना दो दो जो रिफ्लेक्सेस है ना, उसमें बड़ा रोल है। एक एकोमोडेशन रिफ्लेक्स और एक प्यूपिलरी राइट रिफ्लेक्स। तो ये अब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगेन, ऑक्लोमोटर प्योरली मोटर है, आई मसल्स को सप्लाई कर रही है सबको, एक्सेप्ट फॉर सुपीरियर ओब्लिक और लेटरल रेक्टस, वो हमने देखा कि ट्रोक्ली और अब्डूसन सप्लाई करती है। ठीक है, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन करवाती है स्फिंक्टर प्यूपिली, सर्कुलर मसल को स्फिंक्टर प्यूपिली भी कहते हैं। अकोमोडेशन के लिए सीलियर मसल्स को सप्लाई करती है, एंड आईलिड ओपनिंग का जो मसल है लेवेटर पैल्पेब्री, इसको भी ही सप्लाई करती है। ठीक है, इसलिए अगर ऑक्लोमोटर नर्व पाल्सी हो जाए, किसी की ऑक्लोमोटर नर्व उड़ जाए, तो एक तो उसमें डाउन एंड आउट आई चली जाएगी, डाउन एंड आउट, और उसमें ड्रूपिंग भी होगी आईलिड की। ठीक है, अब आईलिड ड्रूपिंग के दो डिफरेंशियल हैं। एक, मतलब दो से भी ज्यादा है वैसे तो। यू कैन थिंक ऑफ माइसिनिया ग्रेविस, you can think of oculomotor nerve palsy, and you can think of Horner syndrome। तो आपके तीन डिफरेंशियल्स बनते हैं, अब आपको फर्क करना आना चाहिए। माइस्थीनिया से शुरू करते हैं। माइस्थीनिया है, अगर अगर इफ इट्स ड्यू टू माइस्थीनिया, तो आप सिंपली आइस लें, उसके आईलिड को आइस लगाएं, वो ठीक हो जाता है, तो वो प्रूव हो गया ये माइस्थीनिया था। फिर आप देखते हैं कि अब दो रह गए डिफरेंशियल, एक हॉर्नर्स है, एक ओक्लोमोटर नर्व पाल्सी है। तो रिमेंबर, हॉर्नर्स के अंदर डाउन एंड आउट नहीं होगी आई। ठीक है, हॉर्नर्स के अंदर डाउन एंड आउट नहीं होगी। हॉर्नर्स में बेसिकली क्या होता है, पहले वो समझते हैं। हॉर्नर्स में प्यूपिल जो है उसका कंस्ट्रक्टेड होगा। ठीक है, एंड ऑक्लोमोटर के अंदर उल्टा होगा, वो कंस्ट्रक्टेड नहीं होगा, क्योंकि ऑक्लोमोटर के अंदर तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन करवा रही थी प्यूपिल को, वो मसल तो वो तो सप्लाई नहीं हो रहा, तो उसमें उल्टा डायलेशन होगी, प्यूपिली डायलेशन। तो हॉर्नर्स में ये दो तरीके हैं पहचानने के। एक तो हॉर्नर्स में डाउन एंड आउट नहीं होगा, और दूसरा हॉर्नर्स के अंदर प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि हॉर्नर्स के अंदर आपने सिंपैथेटिक सप्लाई बंद कर दी है। अब हॉर्नर्स में सिंपैथेटिक सप्लाई जब आपने बंद की, अब ये जो है ना प्यूपिल,
ये बैलेंस से चलता है, इट इज बैलेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वेजो डायलेशन करवाने की कोशिश करी होती है, पैरासिम्पैथेटिक वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो ये बैलेंस एक रहता है। अब आप किसी एक को बंद कर देंगे तो दूसरे का ओवर पावरिंग इफेक्ट की वजह से वो इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। मैं सिंपैथेटिक सप्लाई बंद करता हूँ तो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट वेजो डायलेशन है, वो वेजो डायलेशन कह रहा हूँ, प्यूपिली डायलेशन, तो प्यूपिली डायलेशन हो जाएगी, सॉरी प्यूपिली कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक का काम है। मैं पैरासिम्पैथेटिक बंद करता हूँ तो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिव हो जाएगा जिसका काम प्यूपिली डायलेशन है। तो सिंपैथेट हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई बंद होती है। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन उसके अंदर हो रही है क्योंकि आपने सिंपैथेटिक बंद कर दी, पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिवेट होगी है। लेकिन उसमें भी ड्रूपिंग होती है आईलिड की, तो उसकी कोई वजह मुझे कोई बता सकता है कि हॉर्नर्स में क्या वजह होती है आईलिड ड्रूपिंग की? ये सवाल ना मुझसे डॉक्टर हाई ने किया था। और शुरू शुरू के दिन थे, डॉक्टर हाई हमारे आई के टीचर हैं। तो एक मसल होता है सुपीरियर आईलिड के अंदर, एम से स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं मुलर्स मसल। मुलर मसल का काम भी एलिवेशन होता है आईलिड की। तो मुलर मसल इज एक्चुअली सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स। ठीक है। तो हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर ये मुलर्स की सिंपैथेटिक सप्लाई कट हो जाती है, तो इसलिए आईलिड ड्रूपिंग होती है। ठीक है, तो ये आपको अब फर्क करना आना चाहिए माइस्थीनिया में कैसे, तीनों में आपने देखा ड्रूपिंग ऑफ आईलिड थी, माइस्थीनिया कैसे डिफरेंशिएट किया आपने, ऑक्लोमोटर कैसे फर्क किया, और हॉर्नर्स को कैसे फर्क किया। अब हम चलते हैं वापस। ट्रोक्लियर, अगेन ट्रोक्लियर प्योरली मोटर है, सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करना है। ट्राइजेमिनल मिक्स्ड, मिक्स्ड है। जो सारी आपकी मेस्टिकेशन के मसल्स हैं, मेसेटर है, टेम्पोरालिस, मीडियल टेरिगोइड, लैटरल टेरिगोइड, ये सबको सप्लाई ट्राइजेमिनल ने करनी है। और फेस की सेंसेशन, जिसकी तीन ब्रांचेस हैं, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, वो सारी सेंसेशन इसकी ट्राइजेमिनल से जानी है। इवन जो आई बॉल की सेंसेशन है वो भी इससे जानी है, ऑफ्थैल्मिक ब्रांच से। और जो सोमेटो सेंसेशन है, एंटीयर टू थर्ड ऑफ टंग की पेन एंड टच, वो भी ट्राइजेमिनल से ही जानी है। बाकी डैम्पनिंग ऑफ लाउड नॉइजेस, टेंसर टिम्पनाई, ये भी ट्राइजेमिनल से ही जानी है। ठीक है। टेंसर टिम्पनाई एक मसल होता है द मिडल ईयर। मिडल ईयर में दो मसल्स हैं, स्टेपीडियस सप्लाइड बाय सेवेंथ नर्व, एंड ये वाला जो मसल है, क्या नाम था इसका जो भी पढ़े हमने, टेंसर टिम्पनाई, ये ट्राइजेमिनल से सप्लाई होता है। तो अगर किसी की ट्राइजेमिनल नर्व उड़ जाए ना, तो खैर हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि आप इसके ऊपर सवाल आता है कि ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा, और फेशियल नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा। बिकॉज दोनों का फंक्शन है ना ये। फेशियल नर्व भी पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या इसका रिलेशनशिप है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए ट्राइजेमिनल के। एब्ड्यूसेंस प्योरली मोटर, क्योंकि इसने लैटरल रेक्टस को सप्लाई करना है। फिर आती है फेशियल, फेशियल भी मिक्स्ड है। ठीक है। सारे सब मसल्स ऑफ द फेस जो है फेशियल नर्व ने सप्लाई करना है। आई क्लोजिंग का भी मसल ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई इसी ने सप्लाई करना है। फिर ऑडिटरी वॉल्यूम मॉड्यूलेशन स्टेपीडियस ने करनी होती है। ठीक है, स्टेपीडियस ने करनी होती है ऑडिटरी वॉल्यूम मॉड्यूलेशन, क्योंकि ये स्टेपीज पे मसल अटैच होता है और स्टेपीज आगे अटैच होता है ओवल विंडो से। तो इट कंट्रोल्स के कितनी आगे इसने इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना है, वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करना है। फिर टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम योर एंटीरियर टू थर्ड क्वाड्रेंट टिम्पैनाई के थ्रू। लैक्रिमेशन आपकी फेशियल नर्व से आनी है, इसमें हम बात करेंगे अभी। और सलाइवेशन, अब सलाइवरी जो ग्लैंड है ना, तीन है मेजर फेस के अंदर, मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। अब याद रखिएगा ये तरीका थोड़ा पैराडॉक्सिकल है याद रखने का। जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, इट इज पियर्स्ड बाय द फेशियल नर्व।
पैरोटिड ग्लैंड को फाड़ते हुए निकलती है उसके बीच में से, इसलिए इसकी सर्जरी बड़ी मुश्किल होती है। आपको बड़ा प्रिजर्व करना पड़ता है। पैरोटिड पैरोटिड का कोई ट्यूमर वगैरह हो, पैरोटिड रिमूव करना हो, तो फेशियल नर्व प्रिजर्व करनी होती है। बट मजे की बात यह है, even though it passes through the parotid gland, it does not supply the parotid gland facial nerve। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई आती है ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व से, और बाकी के जो दो मसल्स हैं सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर, उनको सप्लाई करता है फेशियल नर्व। ठीक है, पैरोटिड में से फेशियल गुजरती है लेकिन फिर भी सप्लाई नहीं करती उसको, उसको सप्लाई करती है ग्लॉसोफिरिंजियल, और सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल को सप्लाई करती है फेशियल। और लैक्रिमेशन जो है, लैक्रिमल ग्लैंड्स को भी फेशियल ही सप्लाई करती है। ठीक है। तो हियर यू कैन सी, इसने लिखा हुआ है सलाइवेशन में सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल को सेवेंथ नर्व ने सप्लाई करना। वेस्टिबुलो कॉक्लियर लिंक्ड विद योर हियरिंग एंड बैलेंस, ये भी प्योरली सेंसरी है। देन ग्लॉसोफ्रिंजियल, ये इट हैज टू टेक टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर वन थर्ड। ठीक है, स्वॉलोइंग के साथ कंसर्न्ड है। देन सलाइवेशन, ये मैं आपको बताता, पैरोटिड को इसने करनी है। ठीक है, फिर कैरोटिड बॉडी से इसने लेके जानी है कीमो रिसेप्टर बायोरिसेप्टर से, कहाँ लेके जानी है, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटारियस तक, अभी हमने पढ़ा। बाकी इज कंसर्न विद एलिवेशन ऑफ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ठीक है, देन कम्स योर वेगस। वेगस भी दो मिक्स्ड है, ये भी मिक्स थी। तो वेगस ने टेस्ट सेंसेशन लेके जाती है फ्रॉम योर ग्लोटिक एरिया, तो सुप्रा ग्लोटिक रीजन से लेके जानी है। ऑल्सो कंसर्न विद swallowing, सॉफ्ट पैलेट एलिवेशन। यूविला की मूवमेंट वेगस से कंसर्न्ड है। ठीक है, तो यूविला जब डिविएट होता है ड्यूरिंग गैग रिफ्लेक्स, तो जिस तरफ को डिविएट होता है दैट इज द नॉर्मल साइड, जो जिस तरफ डिविएट होता है दैट इज द नॉर्मल साइड, और इट कंसर्न विद योर कफ। ठीक है, और बाकी जो सारी पैरासिम्पथेटिक सप्लाई है, थोड़ा एब्डोमिनल विसरा है, एओर्टिक आर्च, कीमो रिसेप्टर, बायोरिसेप्टर। और ये भी हमको बताता है कि एओर्टिक आर्च से जो कीमो बायोरिसेप्टर सिग्नलिंग जानी है वो वेगस के थ्रू जानी है, ये आपके सीवीएस में भी लिखा हुआ है। देन एक्सेसरी नर्व सप्लाईज, मोटर है, किस किस को सप्लाई करती है, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस को। एंड लास्टली हाइपोग्लॉसल नर्व भी मोटर है, टंग को सप्लाई करती है। तो दीज आर ऑल ऑफ द cranial nerves। लास्ट पे लेक्चर वाइंड अप करते हैं विद cranial nerve reflexes। तो सबसे पहला है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ, फिर मैं दूर देख रहा हूँ। अब जब मुझे वापस स्क्रीन की तरफ देखना है तो अकोमोडेशन करनी पड़ेगी मुझे, या फिर मैं अगर इस पेन की तरफ देखना चाहता हूँ तो मुझे फिर भी अकोमोडेशन करनी पड़ेगी। तो ये पहले तो ये सेंस किसने करना है, ये ऑप्टिक नर्व ने सेंस करना है कि ये करीब देख रहा है, ये दूर देख रहा है। तो एफरेंट लिम्ब इस रिफ्लेक्स का इज ड्यू थैंक्स टू द ऑप्टिक नर्व। और वापस फिर लेके आने ऑक्लोमोटर नर्व ने, मोटर जो बाकी जो दूसरा लिम्ब है इसका इफरेंट लिम्ब है। तो ऑक्लोमोटर नर्व ने तीन काम करने हैं ऐसे जिससे अकोमोडेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो एक तो है कन्वर्जेंस, मेरी दोनों आईज करीब आ जाएंगी, कन्वर्जेंस हो जाएगी। फिर इसने सीलरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है जिससे जो मेरा लेंस होगा इट विल बिकम मोर राउंड। और तीसरा तीसरा क्या होगा, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन होगी कि प्यूपिलरी डायलेशन होगी, यस प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन हो। तो ये तीन चीजें होंगी अकोमोडेशन में। तो दिस वाज अबाउट अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है कॉर्नियल रिफ्लेक्स। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स की मुझे आप बताएंगे एफरेंट इफरेंट। मैं आपको बस बता दूं कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता क्या है। मैंने अपनी आंख टच की और बंद होगी, दोनों आंखें बंद होगी, तो आपके ख्याल से एफरेंट कौन सा लिम्ब है इधर और इफरेंट कौन सा लिम्ब है।
पहले तो ये सोचें कि सेंस कौन सी नर्व कर रही है यहाँ पे टच आई के ऊपर, और फिर ये सोचें कि आई आंखें बंद कौन सी नर्व करवा रही है। अगेन इसके लिए आपको क्रेनियल नर्व फंक्शंस अच्छे से आने चाहिए। तो एफरेंट, डॉक्टर तैमूर कह रहे हैं ऑफ्थेल्मिक, यस यू आर राइट, एफरेंट ऑफ्थेल्मिक होगी विच इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल। और आंखें क्लोज करवा रही है, इफरेंट इज फेशियल नर्व, यस डॉक्टर तैमूर यू राइट। तो आंखें क्लोज आपकी करवा रही है जो आपका मसल है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। ये अब एक मजे की बात इसमें देखिए आपकी है कि आप बेशक एक आंख को इरिटेट करें, बंद दोनों होती है, ठीक है। इफरेंट एफरेंट बेशक एक हो, लेकिन जो सिग्नल जो एक्टिवेट होंगे ना, दोनों सेंटर्स एक्टिवेट होंगे, राइट वाले भी लेफ्ट वाले भी। ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स की आपने बात याद रखनी है, ठीक है। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स बताया जी तैमूर, डॉक्टर तैमूर ने, कि ऑफ्थेल्मिक एफरेंट है और बाइलेटरल दोनों तरफ की फेशियल नर्व जो है वो एक्टिवेट होगी, ऑर्बिक्स ओक्यूलाई। देन इज योर कफ रिफ्लेक्स। इसकी एफरेंट भी वेगस है, इसकी इफरेंट भी वेगस है, बिकॉज आप कफ करते हैं जब व्हेन योर ग्लॉटिस इज इरिटेटेड। ग्लॉटिस की सेंसेशन वो वेगस से ही जाती है, और कफ की जो मसल की मूवमेंट है वो वेगस से ही होती है। तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर। देन गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स अक्सर जब आप प्रैक्टिस करते होंगे, आ, या जब भी डॉक्टर के पास गए हैं सोर थ्रोट के साथ, तो आपका गैग रिफ्लेक्स करवाता है। वो गैग रिफ्लेक्स बेसिकली करवाता है आपकी पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल देखने के लिए, तब वो उसका मकसद ये होता है। लेकिन गैग रिफ्लेक्स इनिशिएट कैसे करता है? और वुडन स्पैचुला लेता है डॉक्टर, एंड ही presses upon the posterior one third of your tongue, और posterior one third of the tongue की सेंसेशन जाती है ग्लॉसोफेरिंजियल से। तो यहाँ पे एफरेंट ग्लॉसोफेरिंजियल होगी, एंड देन इफरेंट द वे यू गैग दैट इज थैंक्स टू वेगस नर्व, ठीक है। तो गैग आपने एफरेंट ग्लॉसोफेरिंजियल होगी एंड इफरेंट इज वेगस। जॉ जैक रिफ्लेक्स लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी एफरेंट भी मैंडिबुलर ही है, इफरेंट भी मैंडिबुलर ही है। सिंपली वी हम जो मैंडिबल है पेशेंट का लोअर जो है उसको ऐसे ऐसे मूव करते हैं, दैट कॉजेज ट्विच इन द मैसेटर मसल। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आज तक मैंने कोई सवाल नहीं देखा इसका। देन लैक्रिमेशन, आपकी आंख में कुछ चीज चली जाए तो बहुत ज्यादा पानी आना शुरू हो जाता है आंख से, ये लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स है। अब इसका एफरेंट इफरेंट आप खुद बनाएं। एफरेंट तो आपने बना लिया, आंख को टच कर लिया, तो ये तो ऑफ्थेल्मिक ही होगी। इफरेंट कौन सी होगी? और इसके अंदर भी इफरेंट जो है वो देखें, सोचें कौन सी होगी। यस फेशियल होगी, बताया था कि फेशियल नर्व सप्लाइज द लैक्रिमल ग्लैंड्स, और बाकी सब मैंडिबल और सबलिंगुअल को भी सप्लाई करती है। और फेशियल नर्व को सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी आते हैं सिग्नल्स, फ्रंटल कॉर्टेक्स से। व्हेन यू आर सैड, दैट इज हाउ यू वीप, आप रोते हैं, ठीक है। तो लास्ट पे है कहते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। इन सब रिफ्लेक्सेस के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉर्नियल, तीन कॉम्डेशन, कॉर्नियल एंड लास्टली प्यूपिलरी। तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स is when you shine bright light into your eyes. तो that is sensed by the optic nerve. ऑप्टिक नर्व कहती है तो ब्राइट लाइट आ रही है, रेटिना को बचाओ, कंस्ट्रक्शन करवाओ, तो ऑक्लोमोटर इफरेंट से आती। तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स इज इंपॉर्टेंट, एंड रिमेंबर इसके अंदर भी जो इफरेंट आती है दोनों तरफ को आती है। ये प्रूव होता है बाय डायरेक्ट एंड कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स।
डायरेक्ट रिफ्लेक्स में होता है कि यू जस्ट शाइन ब्राइट लाइट इन योर वन आई एंड यू ऑब्जर्व दैट आई, आप देखते हैं इसमें तो प्यूपिल ट्रांसेक्शन हुई है। कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स में आप राइट आई पे लाइट मारते हैं, आप लेफ्ट ऑब्जर्व करते हैं, आप देखते हैं लेफ्ट में भी प्यूपिल कंसेक्शन हुई है। तो एफरेंट तो जाती है एक तरफ से, लेकिन ईफरेंट दोनों तरफ से वापस आती है, राइट लेफ्ट दोनों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में हम मजीद डिस्कस करेंगे। कुछ डिजीजेस हैं, आर्गेल रॉबर्टसन प्यूपिल, मार्कस गन प्यूपिल, रिलेटिव एफरेंट प्यूपिल डिफेक्ट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये चीजें आएंगी। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। ये जो ये जो प्यूपिली लाइट रिफ्लेक्स है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये अगर एफरेंट डिफरेंट पाथवे नहीं आता ना, आपको वो समझ नहीं लगेगी फिर। तो सिंपल है, एफरेंट इज योर ऑप्टिक नर्व, इफरेंट इज योर oculomotor nerve of both sides। ठीक है, तो आई थिंक बस लास्ट पे मसल ऑफ मैस्टिकेशन देख लेते हैं, हमने पहले कर ही लिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया कि टेम्पोरालिस, मैसेटर, लैटरल मीडियल टेरिकोइड, सबको सप्लाई करनी है मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल। ठीक है, तो दिस वाज रादर सिंपल एंड दिस वाज ऑल अबाउट today's lecture। If you have any questions, you can ask. बाकी इंशाल्लाह we will continue tomorrow। Yeah? No questions? Okay, see you tomorrow. Thank you for attending the class. Allah Hafiz.